नमस्कार, सुप्रभात। आईएनएच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है सुबह सवेरे का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ और सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं बालाघाट की, जहां पूर्व बीएसपी विधायक किशोर समरीते को जेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया सरेंडर। विशेष न्यायालय एट्रोसिटी न्यायालय में किया सरेंडर। लांजी एसडीएम दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी मामले में मिली सजा। 19 अप्रैल 2004 में कार्यकर्ताओं ने घटना को दिया था अंजाम। सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर करने मिला था 4 सप्ताह का समय। तो सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर करने का मिला था 4 सप्ताह का समय। पूर्व बीएसपी विधायक किशोर समरीते को जेल हो गई है अब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया है। बालाघाट से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विशेष न्यायालय एट्रोसिटी न्यायालय ने सरेंडर किया है। लांजी एसडीएम दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी मामले में इनको सजा सुनाई गई है। 19 अप्रैल 2004 में कार्यकर्ताओं ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर करने के लिए 4 सप्ताह का समय इनको दिया गया था। तो पूर्व बीएसपी विधायक को अब जेल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने खुद सरेंडर किया है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विजयपुर विधानसभा से विधायक रामनिवास रावत और बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस अपने बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, उपचुनाव को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। खासकर विजयपुर सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ काफी बयानबाजी हो रही है। देखिए, विजयपुर सीट को लेकर मंथन, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाई रणनीति। अब किधर है रामनिवास रावत? विधानसभा सत्र में बैठेंगे कहा। इस वक्त उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में काफी सक्रियता दिखाई दे रही है। अमरवाड़ा सीट पर तो चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन विजयपुर सीट पर क्या होगा, इसको लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। सोमवार को भोपाल के पीसीसी कार्यालय में इस पर मंथन भी हुआ है। आज रणनीति तय होगी कि विजयपुर विधानसभा में हम कांग्रेस के लोग कैसे चुनाव जीते, उसमें किसको क्या जवाबदारी देके कैसे कैसे उसको वहां जाके काम करें और जनता के बीच में बात को रखें। हालांकि अभी विजयपुर के बागी कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। वही 1 जुलाई से प्रदेश के मानसून सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है। तो ऐसे में विधायक रामनिवास रावत को लेकर ये भी चर्चा गर्म है कि सदन में उनकी सीट क्या होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय रावत बीजेपी के पाले में चले गए थे। जब तक कांग्रेस पार्टी से उनको अलग नहीं किया जा सकता है या त्यागपत्र नहीं दे, तब तक कांग्रेस पार्टी के वैधानिक रूप से विधायक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं, ये तो अध्यक्ष ही, कांग्रेस पार्टी ने उनको अपने दल से अलग कर दिया है। अब ये माननीय अध्यक्ष महोदय पर निर्णय है कि उनको कहाँ सीट देते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि रामनिवास रावत जी विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होना चाहते और उसी दरमियान उन्होंने अपने क्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन किया है और भागवत कथा की वजह से बहाना मिल जाएगा कि हम यहाँ नहीं आ रहे। आइए अब आपको रामनिवास रावत का जवाब भी सुनवा देते हैं कि वो इस्तीफा कब देंगे और विधानसभा सत्र में आएंगे या नहीं। आखिर उनका कांग्रेस से मोह क्यों भंग हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठेंगे ही नहीं। अब इस बार का विधानसभा सत्र अटेंड करेंगे आप? समय आने दो, देख लेना विधानसभा सत्र प्रारंभ होता। मेरी तो कांग्रेस ने ये शर्त कि कांग्रेसी को टिकट दो, कांग्रेसी को टिकट नहीं देते हुए एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जो सदस्य भी नहीं था, बीजेपी से विधायक रहा था। आपका इस्तीफा कब तक हो जाएगा सर? क्या आप मान के चले? समय आने तो वो भी हो जाएगा। बयानों से तो यही लगता है कि रामनिवास रावत पूरी तरह से भगवा रंग में रंग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस पर बीजेपी क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जन विरोधी है, इसलिए रामनिवास रावत जैसे बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उनके विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान
30,000 से ज्यादा मतों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये प्रमाणित करता है कि उनकी क्षेत्र की जनता उनके निर्णय के साथ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है, केवल मीडिया में चर्चाओं में बने रहने के लिए बयानबाजी कर सकती है। विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर भले ही असमंजस की स्थिति दिख रही हो, लेकिन उपचुनाव को लेकर तैयारी दोनों ही दलों ने शुरू कर दी है। फिलहाल बहस यही गर्म है कि आखिर रामनिवास रावत किधर के हैं, कांग्रेस के हैं या बीजेपी के। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। रुक करते हैं अगली खबर का और बात कर लेते हैं भोपाल शहर सरकार के बजट की, जो 2 जुलाई को पेश होगा। यह बजट करीब 2500 करोड़ रुपए का होगा। महापौर मालती राय बजट को परिषद में पेश करेंगी। बजट बैठक को लेकर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि निगम के रोजमर्रा के खर्चों के लिए बजट की जरूरत होती है। इस बजट में भोपाल के विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। शहर के विकास के लिए यह बजट महत्वपूर्ण बजट है। उन्होंने कहा, जनता द्वारा टैक्स के रूप में पैसा निगम दिया जाता है, उसी पैसे से निगम के लिए नए विकास के कार्य संचालित होते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव की वजह से 10 फरवरी को 3 महीने के लिए 808 करोड़ 88 लाख 48 हजार रुपए का अंतरिम बजट पेश किया गया था। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के अनेक कार्यक्रमों में पारंपरिक नृत्य को करते लोग नजर आते हैं। इनमें ही एक नृत्य है आदिवासी बैगा समाज का नृत्य, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते। जबलपुर अंचल में भी आदिवासियों के बीच बैगा नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर जबलपुर आए बैगा आदिवासियों के नर्तक और नर्तकी से खास बात की है हमारे संवाददाता संजय साहू ने। आदिवासी समाज की वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज हम देख रहे हैं कि एक नृत्य जो है वो आदिवासी समाज बैगा समाज का ये कार्यक्रम है। और ये आदिवासी समाज जो है वो मंडला जिले से आए हुए हैं, यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहा है। प्राय हम देखते हैं कि जो भी सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें ऐसे नृत्य दिखाई देते हैं। इनकी एक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है और अनादिकाल से चली आ रही है। इस परंपरा का निर्माण जो है वो यहाँ पर करते दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है राजीव मिश्रा जी, जो कि जनजाति विभाग से संबंधित है। हम उनसे चर्चा करेंगे। आप इस विभाग से संबंधित है, कहाँ से आए और किस प्रकार का नृत्य होता है इनका? ये रानी दुर्गावती बलिदान दिवस की सबसे पहले शुभकामनाएं। मंडला जिले में प्रकृति पुत्र बैगा निवास करते हैं जो घने जंगलों में है। इनका प्रियवाद होता है नगाड़ा, और नगाड़ा की धुन पे बैगा समाज की स्त्री पुरुष हाथ में करताल लेकर के नृत्य करते हैं। खुशी का अवसर हो या कोई उत्सव होता है तो इसमें ये नृत्य विशेष रूप से किया जाता है। और मंडला जिले की पहचान है रीना, सैला, कर्मा, लहकी, झुलनी और फाग। ये पारंपरिक नृत्य और पारंपरिक गीत लगभग 35 वर्षों से हमारे इन कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इनको आगे बढ़ा रहे। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दलदल घोड़ी है, साथ में नगाड़ा जो अपने हाथ में लिए हुए हैं ये है, और नृत्य की एक परंपरा है। उस वेशभूषा में ये लोग नजर आ रहे हैं। और खासतौर से हम बात करें तो जिस प्रकार की इनकी वेशभूषा है वो वेशभूषा सिर्फ आदिवासी समाज में ही देखने को मिलती है। जी, क्या नाम आपका और आप कहाँ से आए हो, किस प्रकार का नृत्य आप कर रहे हैं? मैं जन्नूलाल भारतीय, ग्राम मोहगांव, ग्राम पंचायत उमड़ा, पोस्ट और बिलांग बिच्छे, जिला मंडला का मूल निवासी हूँ। जो कि हमारी परंपरिक आज़ादा से जो ये नाच गाना बजाना से चले आ रहे हैं, इसको हम उनकी पीढ़ी को देखकर हम भी धीरे धीरे सीखते, हमारे बच्चों ना भूलें। ऐसे करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं कि परंपरा को जीवित रखने के लिए इन लोगों ने एक माध्यम जो है वो बना के रखा है। और आदिवासी समाज का यह नृत्य खासा लोकप्रिय भी है पूरे प्रदेश में। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24/7।
अब बात राजधानी भोपाल की, जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। कैबिनेट में बजट प्रस्तावों पर होगी चर्चा। नगरीय प्रशासन विभाग के बिल को किया जाएगा पेश। गौ संवर्धन के बिल को विधानसभा में पेश करने का आएगा प्रस्ताव। अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। तो वहीं कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में केंद्र नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। तो काफी अहम दिन है आज राजधानी भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। ये बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, बजट पेश करने हैं कई सारे। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अगर हम देखें बजट सत्र के पहले की ये बैठक है और इसके साथ क्योंकि अगर हम बात करें तो दिल्ली के भी कई सारे केंद्र सरकार से मांगे हैं मध्य प्रदेश की, खासतौर पर बिजली स्थिति को लेकर, उस पर भी आज चर्चा होगी। बजट अनुदान मांगे अलग अलग विभागों की आज जो है बैठक की जाएगी। इसके अलावा अन्य जिलों पर चर्चा होगी, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान अलग अलग विभाग अपने अपने नए विधेयक लाते हैं। उन विधायकों की कैबिनेट की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। तो आज अगर हम बात करें तो चाहे गौ संवर्धन की बात हो या नगरीय प्रशासन के विधेयक की बात हो, ये सब कैबिनेट में आएंगे विधानसभा में पेश किए जाने को लेकर। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के कई विशिष्ट प्रस्ताव हैं, उनको आज जो है मोहन कैबिनेट मंजूरी देगी। तो निश्चित रूप से देखने की बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। हालांकि पिछले गुरुवार हुई थी, लेकिन कई कारण से कर रही थी, जो आज हो रही है। बिल्कुल अनुराग, और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है इस बैठक के बाद दिल्ली जाने वाले हैं, जहां वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है इनका अब केंद्र नेतृत्व से मुलाकात करना, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक है इसके बाद में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा मैंने कहा कि केंद्र से कई सारे वित्तीय अनुदान जो है वो मध्य प्रदेश को मिलने हैं और उसी के हिसाब से बजट में भी समावेश किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यही होगी, खासतौर पर वित्त मंत्री से। हालांकि जैसी जरूरत है वित्त मंत्री की बात होगी कि बजट शामिल। साथ साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। कई सारे अन्य विभागों के मंत्रियों से भी आज मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। तो बिल्कुल आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। देखना पड़ेगा कि कैबिनेट में किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होती है और किन किन प्रस्तावों को मंजूरी इस आज की होने वाली कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है। तमाम जानकारी के लिए अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली भी जाने वाले हैं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां वो केंद्र नेतृत्व से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। तो आपको बता दें मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। इधर एमपीपीएससी पेपर लीक मामले में इंदौर के संयोगितागंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल एमपीपीएससी का पेपर प्रारंभिक परीक्षा से एक दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप पर वायरल था। लोक सेवा आयोग ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि वायरल पेपर का एक भी प्रश्न परीक्षा के प्रश्न पत्र में शामिल नहीं था। आवेदन दिया गया था कि पीएससी के जो पेपर्स हैं उसी प्रकार का हूबहू पेपर बना करके और टेलीग्राम पर ये पेपर किसी माध्यम से किया गया है कि इसको आउट किया गया है। अभी तक की जांच में तथ्य आए हुए हैं, बाकी सारे तथ्यों पर जांच जारी है हमारी। और उसमें जो पेपर है वो पेपर किस एजेंसी के द्वारा बनाया गया था और किस मंशा से वो टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड किया गया था, बेसिकली वही मंशा ही या तो अपराध में कन्वर्ट होगी या फिर अपराध की नियत नहीं होगी, ये विवेचना में सिद्ध किया जाएगा। तो दतिया में सनकी आशिक हत्यारा बन गया है और इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।